नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है और सबसे ज़्यादा तेज़ तो भारतीय जनता पार्टी में हुई है, क्योंकि उनको हर जगह सत्ता में काबिज होने के लिए नए नए हथकंडे खेलना है और ये जग जाहिर है। आपने अभी देखा होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है और उस सत्ता पे काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को उनने अनेक आरोप लगा करके, जैसे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री रहे हुए, इन सब लोगों को किसी न किसी आरोप में सलाखों के पीछे उन्होंने भेजा, लेकिन उनके मंसूबे हर समय नाकामयाब रहे। उसी तरीके से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था। भारतीय जनता पार्टी के अपने आप की पार्टी कहने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी सीजीआई चंद्रचूड़ जी के घर पर जाकर के गणेश जी के प्रतिमा की आरती और पूजा अर्चना की। हो सकता है इसके पीछे उनके दो पहलू हो। एक पहलू सीजीआई चंद्रचूड़ को देश में बदनाम करना और दूसरा पहलू जग में खुद को, अपने आप को प्रख्यात करना। लेकिन वो आरती और वो प्रार्थना, वो मनोकामना जो भी लेकर के सीजीआई चंद्रचूड़ के घर वो गए हुए थे 12 तारीख को, वो नाकामयाब हुई। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, बेल दे दी। यानी एक बहुत बड़ा तमाचा प्रधानमंत्री को पड़ा, चाहे सुप्रीम कोर्ट से पड़ा हो या अरविंद केजरीवाल के तरफ से पड़ा हो, लेकिन उन्हें तमाचा पड़ा है। उसके बाद में एक हड़कंप समझ गया भारतीय जनता पार्टी में कि हमारे मंसूबे तो फेल हो गए। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। उनकी अंदरूनी अनेक प्रकार से गतिविधियां चली रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा पत्ता फेंका, ऐसा पाला फेंका, सबके सामने ये कह दिया कि अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ मुख्यमंत्री पद से और मुख्यमंत्री दिल्ली की कोई और होगा। और उन्होंने किया भी वही। आज उन्होंने दोपहर में अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया और अपने ही पार्टी के तड़पदार महिला नेतृत्व अतिशी जी को मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित कर दिया। ये नाम सुनते ही अतिशी का भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अंदर से तो हिल गए। उस हिलने का कारण भी यही था। अगर ये मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव को अगर फेस करते तो किसी न किसी आरोप में, किसी न किसी जालसाजी में इनको फिर फंसा दिया जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा खेला खेल लिया और इनको सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि आतिशी जी को उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद की घोषणा की, उससे आम आदमी पार्टी में भी एक खुशी की लहर फैल चुकी और वहाँ की जनता में भी खुशी की लहर है। इसके साथ साथ में उन्हें चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कार्य करने का पूर्णतः मौका है और वो घर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी से जो हथकंडे उनके साथ में खेले गए, उनके तमाम नेताओं के साथ में खेले गए, उसको रूबरू हर मतदाता को वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बयां कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूर्णतः चांसेस है कि फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की पूर्णतः उम्मीद जनता और वहाँ के लोग जता रहे। उसी तरीके से आपने देखा होगा अभी हरियाणा का जो चुनाव है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को कुछ बढ़त मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं, अभी एक नाम चर्चे में था
कि नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। और दूसरा नाम सुनने में आता है आदित्यनाथ योगी जी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी, ये दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास ज़रूर है। इसके ऊपर से ये तर्क वितर्क भी लगाया जा रहा है कि योगी जी की जगह अगर गडकरी जी होते हैं तो उन्हें पूर्णतः समर्थन मिलेगा। और ये लोकसभा चुनाव में देखने में भी आया कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में नागपुर ज़िले में आते हैं, लेकिन वो गडकरी का प्रचार नहीं करते, वो डायरेक्ट रामटेक जा कर के प्रसार करते हैं, वहाँ जो उम्मीदवार खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी नागपुर आकर के वो नितिन गडकरी का प्रचार करते हैं। इसके ऊपर से ये समझ में आता है कि आदित्यनाथ योगी जी गडकरी की तरफ पाले में बैठे हुए। तो साथियों, ये सभी को पता है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह के बल गिरना है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी, आज मौका ए वारदात पे आज वो उप मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है। उसका मुख्य कारण यही है कि शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, और देवेंद्र फडणवीस जी ही राष्ट्रवादी पार्टी से, शरद पवार जी की पार्टी से तोड़ करके दादा को लाने वाले अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस ही है। और ये सारी चीज़ें करने के पीछे उनकी मेन मंशा यही थी कि महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी सरकार टूट जाए, गिर जाए और सत्ता पे हम काबिज बने रहे। लेकिन जो दो नेताओं को इन्होंने तोड़ा और उनके साथ साथ में जो आमदारों को उन्होंने लेकर के आया, तो उनकी भी मानसिकता बदल गई कि भैया हम तुमको साथ इसी बल पर देंगे कि सीएम हमारा रहेगा, उप मुख्यमंत्री भी हमारे पक्ष का रहेगा। और मजबूरन सरकार इन्हें तो बनाना था, उन्होंने वो सारी चीज़ें किया। और उसी तरीके से आज जनता भी सब चीज़ें भली भांति समझ चुकी है कि चुनाव आने के दौरान ही इन्हें लाडली बहन याद आता है, लाडला भाऊ याद आता है, लेकिन चुनाव जब ख़त्म हो जाता है तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेरोजगारी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही, रोजगार ख़त्म हो चुके। दुनिया भर के आईटी सेक्टर हमारे विदर्भ में से नादरद है। नागपुर और विदर्भ से किसी को भी आईटी सेक्टर में अगर नौकरी करना है, किसी प्रकार का बड़ा कुछ करना है, तो उसको पूना जाना पड़ता है। यहाँ पे मेट्रो कंपनी भी जो चल रही है, मेट्रो जो चालू है 3 डब्बे की जुग गाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा अपने आँखों से, कभी दिल्ली गए होंगे या मुंबई गए होंगे तो मेट्रो किस तरीके से चलती है। चलो ठीक है, आपने मेट्रो यहाँ लेके आया, खुशी की बात है, जनता उसकी सराहना भी करती है। लेकिन इसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है कि ये मेट्रो के कार्य को निर्माण करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे थे, उनको लाखों करोड़ों रुपए की चोट इसी सरकार ने दिया है। आज भी कई लोगों के पैसे बकाया है मेट्रो के ऊपर में। और जो भी कर्मचारी वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं मेट्रो में, सब ठेकेदारी पद्धति से, यानी स्थायी स्वरूप का दर्जा उन्हें नहीं मिला है। और ये ठेकेदारी पद्धति भी उन्होंने एक पूना की कंपनी है उसको दिया हुआ है, उसी के मार्फत लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है, उन्हीं के मार्फत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम करते हैं। जब मन में आया तब उन्हें हटा दिया जाता है। पगार बढ़ाने की कोई उम्मीद वो कर नहीं सकते कि हमारी पगार बढ़ेगी। अगर कोशिश भी करते हैं संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का, तो उस व्यक्ति को काम पर से हटा दिया जाता है। इसका विरोध अगर किसी विरुद्ध पार्टी का के लोग नेता अगर करते हैं तो उसके ऊपर में अनेक प्रकार के अनेक आरोप लगा करके उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने भी कई प्रकार से ठेकेदारों के बकाया पैसे दिलाने का आंदोलन किया और भरसक मेहनत की, खूब आंदोलन किया, तो तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए हमने कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ वेंडरों के दिलवाए। आज भी ILFS करके एक कंपनी है, उसके तरफ में 25-30 करोड़ रुपया मजदूरों का, ठेकेदारों का, वेंडरों का बकाया है। लेकिन गवर्नमेंट के काम पे जूं नहीं रेंगती। उसके लिए भी किसी प्रकार से कोई आंदोलन करता है
तो उसको दबा दिया जाता है, उसके आंदोलन को तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। उसका देखा देखी भी अन्य तमाम स्टेट में जो भी मुख्यमंत्री रहे कुछ ना कुछ नकल करने की कोशिश की है, चाहे वो बिजली बिल पे हो या पानी की समस्या पे हो, जो भी हो। लेकिन ये तो खुद कुछ नहीं करना है, जो कुछ कोई अगर किसी पार्टी या किसी के नेता अगर कर रहे हैं तो उसको भी नज़रअंदाज करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये सारे मंसूबे जनता भली भांति समझ चुकी है। लाडली बहन योजना में भी जनता, कुछ बहनाओं का ये कहना है, ये तो करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों रुपए का गबन करते हैं। आज अगर हमको 1500 रुपये दे करके अगर ये वोट बैंक की उम्मीद करते हैं तो जो दे रहा है उसको लेने में क्या तकलीफ़ है। पर वोट एक गुप्त मतदान होता है, वो वोट और मतदान हमें किसे करना है ये हमारी मर्जी है, वो तो समय आने पे हम निर्धारित करेंगे। लेकिन अभी जो मिल रहा है उसे लेने में क्या हरकत है। ये दबी जबान सभी जगह चर्चा है। तो साथियों, आज अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देकर का अतिशी जी को जो मुख्यमंत्री पद पे बिठाया, इसकी सभी जगह सराहना की जा रही है कि उन्होंने मोदी जी के जो गतिविधियां थी चालबाजी की, उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और एक बहुत बड़ा तमाचा उनकी चालबाज कूटनीति ये सबको मारा है। तो अब देखना ये है कि ये विधानसभा चुनाव में जो अन्य तमाम विपक्षी पार्टियां हैं किस तरीके से इनको फेस करती है और किस तरीके से मतदाता विपक्ष के जो भी पार्टी के नेता है या उम्मीदवार हैं उन्हें मदद करती है और इनके मंसूबे को नाकामयाब करती है। धन्यवाद साथियों।